Hello guys, this is me Ziaul Hassan again and you are watching Hassan Art Studio. I welcome you all in this lecture which name is the Mughal School of Miniature Painting. So आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट बिकॉज जो आपकी 12th क्लास में ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट है उसमें से 30 मार्क्स का आपका पूरा सिलेबस है उसमें से ये 20 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ वो आप भी देख चुके हैं क्योंकि हम चैप्टर नंबर 1 द राजस्थानी स्कूल एंड चैप्टर नंबर 2 विच नेम इज़ द पहाड़ी स्कूल, उन दोनों चैप्टर्स में हम बात कर चुके हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो कि ये अगले चैप्टर जिसका नाम है द डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो ये समझना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरी जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ मिनिएचर आर्ट रिलेटेड है वो द मुगल स्कूल से ही है ज़्यादातर, और इसकी ही बात की जाती है और इसके ही हमें प्रमाण मिलते हैं हमारी हिस्ट्री में ज़्यादातर पेंटिंग जो मिलती हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, और उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो हम इसमें टॉपिक कवर करेंगे, पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर किस किस मुग़ल राजा ने यहाँ पर शासन किया है, लेकिन हम उसमें डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ हम उनकी बात करेंगे। एंड उसके बाद हम उनके जो रीन था उसमें क्या क्या उन्होंने डेवलप किया है और क्या क्या उनके टाइम में उस पीरियड में क्या क्या उन्होंने आर्ट से रिलेटेड करवाया है, क्या उनकी स्पेशलिटीज़ रही हैं, क्या महत्व रहा है उनके टाइम पे आर्ट के फील्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि जो मुग़ल लोग थे उन्होंने इंडिया में कैसे अपनी शुरुआत की। तो सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, 8th क्लास में पढ़ा है मुग़ल हिस्ट्री, जिसमें हमें पता चला कि जो सबसे पहले यहाँ पर बाबर ने राज किया था जो 1526 में। उससे पहले वो सिर्फ लूटमारी करते थे जो मुग़ल लोग थे, एंड यहाँ पर जो उसने आकर के अपना रीन और अपना यहाँ पर रूल करना शुरू किया वो 1526 के बाद ही किया। तो हम पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले बाबर, मतलब ये जन्मदाता माने जाते हैं इंडिया में मुग़ल पीरियड के। जो इसका टाइम था वो सारा टाइम झगड़ों में, लड़ाई झगड़े में, वॉर्स में व्यतीत हुआ, और इसने अपनी पूरी लाइफ झगड़ों में निकाल दी। एंड इसने कोई ख़ास काम नहीं किया आर्ट से रिलेटेड, पर इसने एक बुक लिखी थी अपनी बाबरनामा, जो इसने खुद अपने आप लिखी, और जिससे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है, लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे। फिर उसके बाद इसका बेटा जिसका नाम है हुमायूं का भी काफ़ी रोल हम मान सकते हैं आर्ट के फील्ड में, क्योंकि जब हुमायूं यहाँ पर रूल कर रहा था तो उस टाइम पे इसने 2 पर्सियन आर्टिस्ट को बुलाया। वन इज़ द ख्वाजा अबू समद। इसका इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो ये मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अबू समद हैं, इन दोनों का मुग़ल आर्ट में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये ही दोनों पर्सियन आर्टिस्ट जो बहुत लंबे समय तक इनके अंडर में ही मुग़ल आर्टिस्ट काम करते रहे हैं, और इन्होंने ही आर्ट को आगे बढ़ाया है। लेकिन ये जो दोनों आर्टिस्ट हैं ये पर्सिया से आए थे, तो इनकी आर्ट में पर्शियन टच था। इसके बाद आता है अकबर। अकबर के टाइम में बहुत ज़्यादा पेंटिंग हुई है, और अकबर ने काफ़ी काम करवाया है पेंटिंग के क्षेत्र में और फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में, लाइक म्यूज़िक एंड पोइट्री। बहुत सारी बुक्स कन्वर्ट कराई हैं एक से दूसरे में और एक से दूसरी लैंग्वेजेस में। एंड ये खुद तो अनपढ़ माना जाता है, लेकिन इसने काफ़ी काम किए हैं जो पढ़े लिखों से भी ज़्यादा काम हम कह सकते हैं। और इसके भी राज्य में मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अबू समद के अंडर में ही काम चलता रहा, और ये काफ़ी
काफ़ी टाइम तक चलता रहा और इन्होंने एक अटेलियर जिसे कहते हैं आर्ट का एक लैब बनवाया बहुत बड़ा, और जिसमें सारे आर्टिस्ट काम करते थे। और ये जहाँ भी अगर इनको कोई आर्टिस्ट अच्छा मिल जाता था तो ये उसे उठा के अपने अटेलियर में रख लेते थे और वहाँ पर उससे पेंटिंग करवाते थे, मतलब जो भी ये चाहते थे वो। और उनको मनसबदारी एंड बहुत ज़्यादा इनाम दिए जाते थे, इसलिए ज़्यादातर लोग इनकी तरफ आए, ज़्यादातर पेंटर्स इनकी तरफ आए दूर दूर से और इनके अंडर में काम करने लगे। एंड इसके बाद आता है जहांगीर। तो जहांगीर अकबर का बेटा था और इसने काफ़ी काम पेंटिंग में कराया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शौकीन था पेंटिंग का। इसने खुद भी पेंटिंग सीखी है। इन दोनों मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अबू समद के अंडर में इन्होंने खुद पेंटिंग सीखी है। और ये इतना माहिर था पेंटिंग में कि ये पहचान लेता था अगर किसी ने एक आईब्रो बनाई है और दूसरे आर्टिस्ट ने कोई दूसरी आईब्रो बनाई है, और अगर जैसे किसी एक पोर्ट्रेट में कई लोगों ने काम किया है तो ये पहचान लेता था कि किस किस ने अलग अलग मतलब काम किया है किसी पोर्ट्रेट में। तो ये इतना माहिर हो गया था पेंटिंग्स में। तो इसके अंडर में जो गोल्डन पीरियड कहा जाता है पेंटिंग का, तो वो जहांगीर के टाइम में ही गोल्डन पीरियड रहा है पेंटिंग का। हम अकबर के पीरियड में उसे गोल्डन पीरियड नहीं कहते हैं, क्योंकि अकबर ने जो बीज बोया उसकी फसल जहांगीर ने काटी, और ये खुद भी एक अच्छा पेंटर था, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये गोल्डन पीरियड रहा है। एंड देन इसके बाद आता है शाहजहाँ। तो इसके तो आप जानते ही हैं, इसने द वर्ल्ड फेमस ताजमहल बनवाया और इसने मुगलियाँ इमारतें बनवाई हैं बहुत ज़्यादा, आप जैसा कि देख सकते हैं। बहुत सारी नई नई चीज़ें इसने बनवाई हैं, बहुत संगे मरमर का काम इसने करवाया है, जो आप सबसे बड़ा काम इसका देख सकते हैं, द ताजमहल। एंड नेक्स्ट वन हम आते हैं शाहजहाँ के बाद इसका बेटा जिसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम तक आते आते इनके मुग़ल पीरियड एंड मुग़ल आर्ट एंड मुग़ल अम्पायर की था, यहाँ से इसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। औरंगजेब ने तो कुछ भी नहीं करवाया, आर्ट को बैन कर दिया, हर तरह की आर्ट को बैन कर दिया, लाइक म्यूज़िक एंड डांसिंग एंड पेंटिंग, ये सब इनके कोर्ट में बैन हो गया। तो फिर उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गया इन मुग़ल पेंटिंग का। तो हम यहाँ पर बस ये इतना कुछ है, और इसी में हम अब बात कर लेते हैं बाबर एंड हुमायूं। बाबर एंड हुमायूं में से आपको कुछ भी नहीं आने वाला है, लेकिन बस हमें हुमायूं के टाइम में याद रखना है कि हुमायूं अपने साथ 2 पर्शियन आर्टिस्ट कौन कौन से लेके आया था, तो वो आपको याद रहना चाहिए, अब्बुल हसन एंड मीर सैयद अली। एंड उसके बाद तो द ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ द इन मिडेवल इंडिया, मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द आर्ट ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो जो मुग़ल आर्ट थी वो एरिस्टोक्रेसी से रिकग्नाइज होती थी, क्योंकि यहाँ पर सभी जाति के लोग मुग़ल आर्ट में काम करते थे। इवन मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू पेंटर्स इनके कोर्ट में काम करते थे। देन द मुग़ल आर्ट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सल्तनत आर्ट ऑफ द इस्लाम। मुग़ल आर्ट जो डिफरेंट थी वो इसलिए थी सल्तनत आर्ट से। सल्तनत आर्ट एंड इस्लामिक आर्ट में मूर्तियाँ नहीं बनाई जाती हैं, फेस नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन मुग़ल आर्ट में काफ़ी लार्ज नंबर पे पेंटिंग हुई हैं बर्ड्स की, एनिमल्स की एंड पीपल्स की, जो आप इसमें आगे देखेंगे। Which was prevalent in the Deccan Muslim empires become theme style of art, human figures and artists of the Islamic arts came from the Islamic world of Persia और ईरान एंड टर्की। यहाँ पर जो सारे पेंटर्स आए थे वो टर्की एंड ईरान एंड पर्सिया से आए थे, जो मुस्लिम गढ़ माने जाते हैं आज भी। तो वहाँ से ये लोग आए थे, लेकिन यहाँ पर जब लोकल के आर्टिस्ट इन्होंने लिए तो उसके बाद यहाँ पर पेंटिंग का कुछ नज़रिया ही चेंज हो गया। द पेंटिंग्स पेंटेड बाय थीम्स वर इस्लामिक ओनली इन द कंटेक्स्ट that they were painted on Indian ground, but the feeling of Indianness was not in them at all. इसमें जो पेंटिंग हो रही थी, जैसे ये सब लोग इंडिया आ गए थे, तो ये इंडिया की ही जलवायु एंड एनवायरनमेंट पेंट कर रहे थे, यहाँ का ही सब कुछ, बट इसमें जो इंडियननेस की फीलिंग्स थी वो नज़र नहीं आती थी, क्योंकि जो स्टाइल था वो पर्सियन, ईरानियन एंड टर्किश था। एंड द व्यू ऑफ द मुगल आर्ट वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्राम द सल्तनत आर्ट ऑफ द इस्लामिक आर्ट।
बट जो व्यू था मुग़ल आर्ट का वो इस्लामिक आर्ट एंड द सल्तनत आर्ट जो हम बात करते हैं वो कर रहे हैं वो सल्तनत पीरियड की कर रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी मुस्लिम चीज़ों को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था और इसमें जो है सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करके ही चीज़ें की जा रही थी। तो इसलिए इसका व्यू चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू इस्लामिक आर्ट एंड द सल्तनत आर्ट, एंड इट वाज नॉट ओनली इंडियन बट ऑल्सो लुक्ड इंडियन। ये सिर्फ इंडियन नहीं थे लेकिन इंडियन जैसे भी दिखती थी ये पेंटिंग जो थी, क्योंकि उसमें ज़्यादातर काम जो हुआ है वो जो इंडियन बुक्स हैं जैसे रामायणा एंड महाभारता, ऐसे काफ़ी सारे बुक्स हैं जो काफ़ी हिंदुइस्ट हैं और उन पे ये पेंटिंग्स करवा रहे थे। उनकी जो भी कहानियाँ हैं उनको इन्होंने पेंट करवाया था। एंड the artists of that period had initiated to present the Islam even in Indian style with the Indian subject matter. Not only they were painted Islamic art but also they were painted Indian style and the Indian subject matter also, like जो मैंने अभी आपसे कहा कि वो यहाँ की बुक्स पे एंड हिंदू धर्म की कहानियों पे पेंटिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे। इन दैट वे द मुगल आर्ट वॉज नॉट द इस्लामिक आर्ट एट ऑल, ओनली द इस्लामिक एलिमेंट वर इंक्लूडेड इन दैट टू मेक इट मोर प्रिस्पीरियस। सिर्फ उसमें इस्लामिक एलिमेंट्स थे जो हम पर्सिया एंड तुर्की एंड ईरान से लेकर आए थे, वो एलिमेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, जबकि ये आर्ट प्योर इस्लामिक और प्योर सल्तनत टाइप नहीं थी, ये प्योर इंडिजीनियस थी। सो आगे हम पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट देयर आर 3 फेसेस ऑफ द मुगल आर्ट। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द ग्रेट अकबर के पीरियड के बारे में। तो अकबर इज़ एक्नॉलेज्ड एज द फादर ऑफ द मुगल आर्ट। मुगल आर्ट के फादर इसलिए ही जाने जाते हैं ये क्योंकि इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स वगैरह हुई हैं। एंड बिकॉज हिज 2 प्रेडिसीजर्स रूलर्स बाबर एंड हुमायूं, जो इसके बाप दादा रहे हैं बाबर एंड हुमायूं, रिमेन बिजी इन स्टेबलाइजिंग द एम्पायर। वो हमेशा बिजी रहे पूरे टाइम पे स्टेबलाइज करने में अपना एम्पायर इन इंडिया। व्हेन 13-year-old अकबर बिकेम किंग, ही नॉट ओनली स्टेबलाइज द मुगल एम्पायर विद हिज intellectual skill and expert leadership but also recognize his architectural skills, art skills and writing skills also. For the picturization of the books he established a तस्वीर खाना हाउस इन हिज कोर्ट। जैसे आज हम गैलरियाँ देखते हैं आर्ट गैलरीज, तो वैसे ही उसने तस्वीर खाना डेवलप किया था जिसमें अपनी उसके राज्य में जितनी भी पेंटिंग्स हो रही थी वो उनको उस तस्वीर खाने में लगा सके। लेकिन उसमें भी कई सारे फेसेस थे, जैसे जो किंग लोग थे उनका गैलरी अलग थी एंड जो नॉर्मल पिक्चर्स थी उनकी गैलरी अलग थी, उनको डिवाइड किया गया था इस टाइप से। ही गोट अ पेपर मिल एस्टेब्लिश्ड इन सियालकोट नाउ इन पाकिस्तान टू मेक कंपलसरी एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द पेपर। उसने एक पेपर मिल भी यहाँ पर स्टेबलाइज की थी सियालकोट में, पाकिस्तान में जो अब है, लेकिन पाकिस्तान, टर्की, ईरान ये सब पहले मुग़ल पीरियड में ये सब एक ही राजा का रूल हो रहा था वहाँ पर, तो इसीलिए सियालकोट में उसने एक पेपर मिल बनवाई जिसका पेपर दूर दूर तक फेमस था। And it is because of the good attitude of Akbar toward Hindu and the other religions that today we observe the inclusion of the best Indian as well as the best Islamic elements and themes of art. तो वो उसका जो उदार व्यक्तित्व था सभी के लिए, जैसे इंडियंस लोगों के लिए, हिंदूज़ के लिए एंड अदर जो भी कास्ट थी उन सब के लिए, वो किसी भी धर्म को लेकर वो नहीं था कि सिर्फ उसको ही मानना है, वो सभी चीज़ों को मानता था। तो इसीलिए उसके टाइम में काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। द आर्टिस्ट ऑफ अकबर कोर्ट वेरी ब्यूटिफुली इंक्लूडेड द इस्लामिक वैल्यूज़ एंड रॉयल इरानियन थीम्स विद द हिंदू स्टाइल and the Indian aesthetics sense in their paintings। जो हम इनका अमलगमेशन देखते हैं ये सारी पेंटिंग्स का, वही इनके इसमें स्टाइल सब मिक्स होके आपको देखने को मिलता है, तभी बनती है मुग़ल आर्ट।
So the art could get new direction during his period in the Akbar courtyard. The Hindu painters were in majority, but they were to work under the direction of two Iranian master artists, Mir Sayyid Ali and Abu Samad, जिनकी हमने बात की थी, जो हुमायूं के टाइम में आए थे। हुमायूं ने उनको इनवाइट किया था अपने कोर्ट में। तो इसमें भी एक मिथ था, जब हुमायूं एक बार अपना पूरा राज्य खो चुका था, वो हार गया था, तो उस टाइम पे जब ये घूम रहा था इधर उधर, तो उसने तब इन लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन ये तब नहीं आए थे। लेकिन जब उसका दोबारा रूल यहाँ पर हो गया दोबारा, तो तभी वो यहाँ पर आए, एंड उसके बाद वो अपने मरणोपरांत तक यहीं पर रहे। तो ख्वाजा अबू समद एंड मीर सैयद अली, इनके अंडर में ही सारे हिंदू आर्टिस्ट जो भी थे हिंदुस्तान के, वो सब उसके अंडर में ही काम कर रहे थे। इन दैट वे द एलिमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग वर स्पॉन्टेनियसली इंक्लूडेड इन द पेंटिंग्स ऑफ दोज आर्टिस्ट पेंटर्स। Akbar did not get formal education, so he is known as illiterate kings. But he got translated the best Indian literature into Persian and the best Persian into Hindustani language. सो इनने काफ़ी बुक्स ट्रांसलेट करवाई थी इधर से उधर, उधर से इधर, काफ़ी इसने और बुक को पेंट भी करवाया है, उनकी स्टोरीज़ को पेंट करवाया है। जो हम देख रहे हैं, ये मिनिएचर पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मिनिएचर पेंटिंग वही हैं जो बुक्स में रखी गई हैं, जो इनकी बुक और इनकी जिल्द बना करके रखी गई हैं। इट इज़ एक्सीडेड दैट व्हेन अकबर डाइड there were about 24,000 illustrated manuscripts of the world famed literature in his library. तो 24,000 illustrated manuscripts, 25,000 manuscripts इसके लाइब्रेरी में पाई गई हैं। It reveals that together with tolerance how skilled he was in art, knowledge and इंटेलेक्चुअल मैटर्स। तो आप देख सकते हैं वो कैसा स्किलफुल था, जबकि वो इलिटरेट किंग था, और फिर भी उसने कितने काम करवाए जो लिटरेट किंग नहीं कर पाए, उसने ऐसे काम कर गुजरा वो। एंड अकबर रीम was the initiative period of the Mughal art, and nevertheless in that period the preference was given to systematic and serialized painting of the significance volume of the Ramayana, the Mahabharata, Harivansh Puran and Hamjanama, Shahnama, Tutinama, Babarnama. In that period a few portraits were painted, but the women portraits were not allowed to paint except professional women and the dancers. तो इसके टाइम पे बहुत सारे पोर्ट्रेट भी बने हैं, और इन सारी बुक्स के पेंटिंग्स हुई हैं, महाभारत, हरिवंश पुराण, हमजानामा, तूतीनामा, बाबरनामा, इन सब पे हुई हैं। लेकिन उस टाइम पे विमेंस के पोर्ट्रेट अलाउड नहीं थे, सिर्फ जो प्रोफेशनल डांसर्स थी, मतलब जैसे नाचने वाली एंड गाने वाली, तो उन्हीं औरतों के यहाँ पर पोर्ट्रेट हमें देखने को मिलते हैं। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स in these paintings we can see the coordination with the excellence color mixture, clear execution, the vibrating or gliding lines, too minute delineation, overcrowded but balanced figures and potentials demonstration, and balanced body and assembled pretty screen. आप इसमें भी देखेंगे कि बहुत छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स जो पेंटिंग्स में देखने को मिली हैं उस टाइम पे, और जो फिगर्स थे वो बैलेंस थे, और उसमें कोई ऐसा नहीं था जैसे कि कुछ बड़ा दिख रहा है कुछ छोटा, ऐसे कुछ नहीं था, वो बैलेंस थे, और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है जो उस टाइम पे पेंटर्स उनके कोर्ट में काम कर रहे थे। एंड बहुत सारे आर्टिस्ट के नेम भी उनकी आर्ट जो पेंटिंग्स हैं उन पे सिग्नेचर्स मिल जाते हैं, तो इसलिए हमें पता चलता है कि किस किस ने वहाँ पर आर्टिस्ट ने पेंटिंग की थी। उसके बाद आता है आर्ट ड्यूरिंग जहांगीर पीरियड। जहांगीर वॉज अ वेरी शार्प साइटेड एंड सेंसिटिव अगेंस्ट द चार्मिंग ब्यूटी ऑफ बोथ द ह्यूमन्स एंड द नेचर, and poeticism and imaginativeness was present in Jahangir characters. The impressions in paintings of his period are more
evidently the painting of birds and animals are counted among the best paintings of the world. तो उसके टाइम पे भी ये सारा काम जो चल रहा था अकबर के टाइम पे वो चलता रहा आगे, और जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स उसके टाइम पे बनी हैं तो वो हैं बर्ड्स एंड एनिमल्स. ड्यूरिंग जहांगीर regime, reconciliations with the European world increased, and consequently Europe elements of art, light and shadow, and feelings of three-dimensional aspects were included in Indian art. और जो यूरोपियन आर्ट थी उस टाइम पे जो हम देखते हैं जो 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी में जो लियोनार्डो दा विंची वगैरह वो वहाँ पर पेंटिंग कर रहे थे जो 3 डायमेंशनल थी, वो यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस हो गई जहांगीर पीरियड में इंडियन आर्ट में. आर्ट ड्यूरिंग शाहजहां पीरियड, तो इसमें ज़्यादा बात नहीं की गई है जहांगीर पीरियड के बारे में, उसमें सिर्फ वर्ड्स एंड एनिमल्स की पेंटिंग्स के बारे में ज़्यादा बताया गया है. एंड नेक्स्ट आता है शाहजहां पीरियड. शाहजहां प्रीफर्स आर्किटेक्चर रेदर देन पेंटिंग्स. फॉर दैट वेरी पर्पस द आर्ट ऑफ हिज procedures Mughal although remain continue, yet it was not effective as before, except a selected few love stories such as Dara Shikoh and Rana Dil and Baj Bahadur and Roopmati, Laila Majnu, and the serialized paintings on different themes were abundant. जैसे लास्ट जहांगीर एंड अकबर के पीरियड में हमें देखने को मिल रहा था पेंटिंग्स हो रही थी, वो यहाँ पर ऐसी नहीं देखने को मिली. सिर्फ जो आर्किटेक्ट में था उसका जो इंटरेस्ट था वो ज़्यादा था, इसलिए ये कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला. दारा सिको वगैरह के बारे में एंड उनकी लव स्टोरी एंड रूपमती एंड लैला मजनू की लव स्टोरीज़ पर ही पेंटिंग्स हुई हैं यहाँ पर. एंड करेक्टरिस्टिक द डेलिनेशन ऑन अप्लाइड सब्जेक्ट सच एज इंडिविजुअल डेलिनेशन, courtly scenes and pageants like the competition and festivals and picnic etc. was started to be like nature, and background was more placid, tender and attractive. Decorative elements were started giving preference romantic and fastidious नक्शड़ा. मतलब शाहजहां डिड नॉट लाइक वायलेंस एंड अगलीनेस एट ऑल. वो वायलेंस नहीं चाहता था, वॉर नहीं चाहता था, सिर्फ वो प्यार मोहब्बत की चीज़ें चाहता था. उसने खुद एक प्यार भरी मिसाल जो वर्ल्ड फेमस ताजमहल को उसने बनवाया अपनी बेगम मुमताज़ की याद में, जिसे हम कहते हैं. For that very purpose, in the painting of his period, there is absence of such delineation like hunting, animal fights, violence and war or battle, whereas there is plenty of all the elements of symbols of beauty. तो ये animals fights and violence and wars and battles, whereas there's and hunting scenes and competition and processions, जैसे हम देखेंगे अभी दारा सिको की शादी का एक सीन का उसकी भी पेंटिंग इन्होंने करवाई है अपने पीरियड में. तो वैसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें इनकी टाइम का सिंबल ऑफ ब्यूटी रहा है, एलिमेंट्स ऑफ सिंबल ऑफ ब्यूटी. तो अब बात आ जाती है ये जो अभी तक अपनी चरम सीमा पर थी पेंटिंग एंड आर्किटेक्ट एंड और बाकी चीज़ें, तो वो उसका डिक्लाइन कैसे हुआ मुग़ल आर्ट में. तो यहाँ पर बात करते हैं मिस्टर औरंगजेब के ज़माने में. तो ये मिस्टर औरंगजेब ये काफ़ी कट्टरपंथी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम माना जाता है. Aurangzeb was an orthodox Muslim. There was no place for all the form of art in his regime. Therefore, no work was left for the artist painter after decline of the Mughal court. So ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो अब हम कर रहे हैं, बिकॉज इससे ही हमारे जो आर्टिस्ट यहाँ पर जब आर्ट बैन हो गई, सारी फॉर्म बैन हो गई आर्ट की, तो उसके बाद जो हमारे आर्टिस्ट थे वो कहाँ कहाँ गए. जैसे कि कुछ डेक्कन एरिया में चले, डेक्कन एरिया में एंड पहाड़ी एरिया में एंड राजस्थानी एरिया में चले गए वहाँ पर, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि पूरे इंडिया में तो मुगल का राज था, फिर ये पहाड़ी एरिया और राजस्थानी एरिया में कैसे ये कहाँ शरण ली इन्होंने जाके. तो मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा भी होगा कि
जो अकबर के टाइम से शुरू हुआ था रूल यहाँ पर होना कि वो उन पे राज तो करते थे लेकिन उनको उनका एरिया दे देते थे और उनकी जैसी वहाँ पर आबो हवा होती थी एंड वो किंग होते थे वहाँ के, उनको ऐसे ही रहने दिया जाता था। बस उनको कुछ शर्तें माननी होती थी इनकी कि इनके अंडर में हैं वो, और कुछ जो इनके रूल होंगे वो उनको मानने पड़ेंगे, बाकी वो अपना जो किंगडम चला रहे हैं वो चलाते रहेंगे। तो जब औरंगजेब ने सबके ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी तो फिर वो सब लोग अलग अलग होने शुरू हो गए और इससे झगड़ा करना शुरू कर दिया सब ने, और यहाँ से जो आर्टिस्ट थे एंड पेंटर्स थे वो इधर उधर चले गए। एंड सो दे स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स द इंडिपेंडेंट प्रोविंस एंड स्टेट्स, एंड वेयर एवर दोज आर्टिस्ट वेंट carried with them their style of the Mughal painting and art। और वो अपने साथ यहाँ से क्या लेके गए? वो कुछ नहीं लेके गए, सिर्फ जो उन्होंने सीखा था, जो उन्होंने किया था यहाँ पर, वो अपने साथ ले गए। जैसे वो अपनी आर्ट का स्टाइल ले गए, जो मिक्सचर था मुग़ल एंड इंडियन का, जो पर्सिया एंड टर्की एंड ईरान एंड इंडियन आर्ट का मिक्सचर था, उसे कहते हैं मुग़ल आर्ट। एंड तो मुग़ल आर्ट को ये अपने साथ ले गए और फिर ये जहाँ जहाँ इंडिपेंडेंट रूल हो रहे थे, रूलर्स थे वहाँ पर, तो उनके अंडर में चले गए और कुछ लोगों ने इंडिपेंडेंट ही काम करना शुरू कर दिया। And but taking into consideration the demands of that time, the likeness and dislikes and interest of new patterns and the elements existed beforehand, the elements and the style of the Mughal art were also included in painting. In this way, the new style was developed with the blend of both the style, which is known as provincial Mughal style, and Awadh became the leading centers of the newly developed style of painting, or whereas in Datia paintings work continued in pure Mughal style for a long time। जो स्टाइल यूज़ हो रहा था, जो पर्शियन स्टाइल यूज़ हो रहा था, जो आर्ट स्टाइल यूज़ हो रहा था, वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहा। जो पेंटर्स यहाँ से भाग के राजस्थान गए, जो यहाँ से भाग के पहाड़ी एरिया गए, वो सारे पेंटर्स ये काम करते रहे आगे भी, और बस उन्होंने इंडिपेंडेंट होके काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने फिर जो उनका मन करता था वो पेंटिंग्स वो करने पे उन्होंने शुरू कर दिया। और कोर्ट में क्या था? कोर्ट में जो दीज टू मास्टर्स अबू समद एंड मीर सैयद अली कहते थे, और जो किंग का ऑर्डर रहते थे वही इनको करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर ये इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर दिया। देन आते हैं पेंटिंग्स पर। तो चलिए अब कर लेते हैं पेंटिंग्स की बात, जो आपके सिलेबस में इस बार हैं 4 पेंटिंग्स, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कबीर एंड रायदास की तरफ। कबीर एंड रायदास, ये एक पेंटिंग है जो जो उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान पेंटर ने बनाई है। एंड पीरियड ये शाहजहाँ के पीरियड में बनी है। एंड वाटर कलर ऑन पेपर इसका मीडियम है, टेक्निक टेम्परा है, एंड 1640 AD में ये बनी है, और ये नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में रखी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेक्कन स्कूल से पहले डेक्कन स्कूल तक की पेंटिंग्स सारी म्यूज़ियम में है, फिर उसके बाद मॉडर्न आर्ट गैलरी में हैं। सो शुरू करते हैं। ये पेंटिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। This miniature painting was painted by Ustad Fakirullah Khan in 1640 AD on the request of Dara Shikoh, the lovely son of Shah Jahan। दारा शिकोह शाहजहाँ का पुत्र है। And Dara Shikoh paid due respect to Sufis and saints। वो सूफ़ी संत को बहुत ज़्यादा मानता था, इसलिए उसने रिक्वेस्ट की फ़कीरुल्लाह ख़ान से कि वो एक ऐसी पेंटिंग बनाए। एंड ड्यूरिंग शाहजहान रिजाइम द फेम ऑफ सेंट कबीर एंड रायदास वॉज स्प्रेड फार एंड वाइड। और आप यहाँ सिर्फ पेंटिंग को देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप पेंटिंग देखेंगे और उसके बारे में जो मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ वो आप सुनेंगे तो आपको ये पूरा समझ आता रहेगा, और ये आपको कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फिर अपनी लैंग्वेज में इसे आराम से लिख सकते हैं। The fame of Saint Kabir and Raidas was spread far and wide, having a factor on this very reason.
This picture was caused to make by tempera technique of watercolors on paper. In this picture, Saint Kabir has been shown weaving clothes out of his hut, and close to him Saint Raidas is sitting on a carpet on the ground. Both the saints seems discussing on some mystery. The tracing of ribs on half-naked body is apparent. Both the saints have tied turban on their heads. In the paintings, the delineation of rural surrounding is real. Tracing of the hut is clear. The painter seems to be successful in making the picture live with numerous shades of only brown. Black and white color on all the four sides of the pictures. The painted has drawn border of sufficiency with the two color, which is the specialty of that school. सूफिशेंट्स काफ़ी फेमस थे उस टाइम पे, और जो दारा सिको था शाहजहाँ का बेटा, वो उनसे काफ़ी लगाव रखता था, इसलिए उसने ये पेंटिंग्स रिक्वेस्ट करके बनवाई है. तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कैसे क्या क्या आपको इसमें दिख रहा है और क्या क्या इसमें आप देख सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन आती है आपकी पेंटिंग्स कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन. एंड ये मिस्किन पेंटर हैं जिन्होंने ये बनाई है, और ये अकबर के टाइम पे पेंटिंग बनी है. एंड इसका वाटर कलर ऑन पेपर एंड टेम्परा टेक्निक है. एंड सर का 1585 to 1590 AD एंड कलेक्शन म्यूजियम न्यू दिल्ली. So this miniature was painted by Miskin during the period of Akbar regime in 1585 to 1590 AD. This painting is a specific creation of Akbar's library. This was drawn for the manuscripts of हरिवंश पुराण. ये हरिवंश पुराण से ली गई मैनस्क्रिप्ट्स है, उसमें रखी हुई है, और ये अकबर की लाइब्रेरी की शोभा अलग ही बढ़ाती है. In this picture, blue skin Krishna has been shown lifting up the multicolored Govardhan Parvat on his left hand as if it is weightless. इसमें कुछ वजन नहीं है, और उन्होंने सिर्फ लिटिल फिंगर से अपनी पूरे माउंट गोवर्धन को यूं करके उठा रखा है एज अम्ब्रेला. कृष्णा हैज़ वॉर्न येलो क्लॉथ्स. देयर आर सेवरल मल्टी कलर्ड wreaths जो गले में उनके माला पड़ी हुई है फूलों की, अराउंड हिज नेक. वन ऑफ द wreaths is made up of white, red, yellow and blue flowers and sprayed from his shoulders to his feet. इतनी लंबी माला पड़ी हुई है कि वो फीट तक आ रही है उसकी नेक से. He worn a crown on his head which is made of peacock tail feathers. He has been shown bending his neck down and saying some things to those Gokul dwellers. जो गोकुल धाम में रहने वाले, गोकुल में रहने वाले लोग हैं उनसे. एंड who are standing with their cattle under the umbrella shaped hills to refrain themselves from Indra's wrath. इंद्र जी जो है नाराज़ हो रखे हैं. एंड ये एक हरिवंश पुराण का एक एपिसोड है जो ये पेंट किया गया है. इसमें जो है इंद्रा जो भगवान हैं वो नाराज़ हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह पड़ा रहे हैं, और जिससे बचाने के लिए कृष्णा जी ने अपने लिटिल फिंगर लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर पे पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है. एंड उसके नीचे गोकुलवासी उसके नीचे आ गए हैं अपने विद एनिमल्स के. ठीक है, वो सारे इसके नीचे आ गए हैं. एंड द हिल हैज़ बीन शॉन विद the lights of different colors in person styles. Upon that many kinds of creature have been shown and wandering here and there. A few of the trees have been shown with the green and green yellow colors, and the dense clouds of over the hills have been shown with a dark blue color. तो आप इसमें देख सकते हैं आराम से क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है, वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. एंड इफ़ यू नो अबाउट हरिवंश पुराण दिस स्टोरी एंड दिस एपिसोड, सो यू कैन राइट दैट ऑल्सो 5 मार्क्स. एंड नेक्स्ट आता है मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको. सो दारा सिको है शाहजहाँ का बेटा, उसकी बारात जा रही है
और उसमें सब लोग सजे धजे जा रहे हैं और उनके घोड़े इतने सजे हुए हैं। और ये रात का सीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इतने पटाखे भी यहाँ पर जल रहे हैं और काफ़ी जश्न का माहौल है। बारात में आप जैसा देखते हैं कि लोग नागिन डांस तो वहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी खुश हैं और अपना जो भी उनको करना है वो कर रहे हैं। और उनका स्वागत करने के लिए भी दूसरी तरफ से लोग यहाँ पर खड़े हैं, जो आप देख रहे हैं। मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिको ये हाजी मदनी ने बनाया है, जो पेंटिंग है, और ये 1740 एडी का है, जो प्रोविंशियल मुगल टाइम का बना हुआ है। हाजी मदनी हैज़ कंपोज दिस मिनिएचर वेरी प्लेसिडली एंड क्लियरली ऑन अ बिगर पेपर विद द टेम्पर टेक्निक ऑफ वाटर कलर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1740-50 एडी। इन दिस मल्टी कलर एंड extensive painting, a group of person has been shown on the right side standing on the ground, and another one is on the left side mounted on horse and of different colors and elephants, which have been shown in rows. In this painting, the painter has shown the distinctive marriage procession of Dara Siko. The elephants have been used for female members of groom sides. A few male members of marriage procession have also been mounted on elephants for beating the big size cattle drums. And on the right side of the painters has shown well-equipped group of the people of the bridge family. And ladies are also included in this group. These persons have been shown waiting ugly to welcome the grooms and other associated. In the middle of the pictures, the painters has shown Dara Siko mounted on the hale and hearty dark brown colored and caparison's horse, and in well decorated royal apparels, covering his face with the strands made of pearls. The persons of the royal family are standing together with him. Behind him has been shown Shah Jahan mounted on a caparison's horses in royal apparels and manners. Around his face has been shown a halo with green colors. In the background, some space has been left blank. The colorful display of firework has been shown in back part of the picture. In front part of young boy has been shown dancing, and some person of the room sides and taking a well-equipped platter as a gift are standing in the front row, and orderly constructions around the four side of these paintings with the red and blue colors on a base of golden colors are used as a border. The skill and endurance of the painters is praiseworthy. This painting is a unique example of the Subai Mughal style, of provincial Mughal style. And next one is the falcon on a bird rest. So falcon on a bird rest पेंटिंग ये बनाई है उस्ताद मंसूर ने, जो जहांगीर के पीरियड में बनाई है। जैसा आप जानते हैं कि जहांगीर के पीरियड में बर्ड्स एंड एनिमल की पेंटिंग से ज़्यादा बनाई गई है, और उस्ताद मंसूर ने ये बनाई है वाटर कलर एंड टेम्परा टेक्निक एंड 1618 to 1980 जहांगीर पीरियड एंड कलेक्शन, महाराजा सवाई मान सिंह म्यूज़ियम जयपुर। ये अलग म्यूज़ियम में रखी गई है, जो महाराजा सवाई मान सिंह म्यूज़ियम में है। ये न्यू दिल्ली में नहीं है, इसको आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज़ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ बर्ड पेंटिंग्स composed in Jahangir's atelier and preserved in the Jahangir Nama. This beautiful charming painting was painted by Ustad Mansoor in 1680. It is supposed that this falcon was gifted to Jahangir by Shah Abbas, the emperor of Iran, and later it was killed by a cat. And Jahangir rare and excellent pet falcon as a picture is preserved in Jahangir Nama. The bird is painted in a white the yellow background and contrasted with the brownish black feather of its folded wings, and isolated and figures of the falcon shown on its rigid profile in centrally position in the composition.
Dark brown marking all over the wing suggests that it is in the killness of the pet falcon on Jahangir, and parts of an inscriptions in Devanagari scripts are still visible in the paintings. Their words Jahangir Padshah and Pahari and Uttam are written, which perhaps refer the emperor best falcon in all the four sides in made border with the black colors of which golden color figures are drawn. This is the specialties of the painting in Jahangir regime. आप जिस पेंटिंग्स में भी आप देखेंगे कि जितनी भी पेंटिंग हुई है उनका बॉर्डर जो है इसमें किया गया है मुग़ल स्टाइल का। ये ख़ास बात थी कि उसमें बॉर्डर ज़रूर बनाया गया है, चाहे उसमें फूल पत्ती बनाई गई हो, चाहे उसमें एनिमल्स एंड बर्ड्स बनाए गए हों। तो ये सब कुछ आपको उसमें ध्यान रखना है। So these are your some features of this Mughal art. इसमें से आप आज के लिए सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। उसके बारे में हम कल बात करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन हिट द बेल आइकन।